पहले जब आए उसमें हिंद यवन थे, यानी कि इंडो ग्रीक। इंडो ग्रीक हिंद यवन शासक आए। इंडो ग्रीक जो उत्तर पश्चिमी सीमा थी, यानी कि जो गुजरात वाली सीमा थी, उत्तर पश्चिमी सीमा, ये वाली सीमा थी गुजरात की, जहां पर हिंद शासकों का आना जाना। हिंद शासक जो यवन थे वो क्योंकि जहाजों के द्वारा आते थे, समुद्रों से यात्रा करते थे अधिकतर, तो उत्तर पश्चिमी सीमा पर ये लगातार हमले हुए। और जो सबसे पहला हमला किया गया, आक्रमण हुआ, वो हिंद यवन द्वारा ही किया गया। जो हिंद यवन थे यानी इंडो ग्रीक, इनका जो विजय का इतिहास शुरू होता है वो ट्रेमेटियस प्रथम के काल से शुरू होता है। पहला शासक होता है डेमेट्रियस डेमेट्रियस प्रथम। डेमेट्रियस प्रथम के काल से इनका जो विजय शुरू होता है, विजय यात्रा प्रारंभ होती है इनकी। और यही एक प्रमुख शासक रहता है जो प्रथम बार ये भारत की सीमा में प्रवेश करता है। भारत की सीमा में प्रवेश करता है। ये हिंद यवन का पहला शासक है। प्रवेश, उसके बाद ये उत्तर पश्चिमी से सियालकोट और पंजाब के कुछ भागों को जीतता हुआ आगे बढ़ता है। 183 ईस्वी पूर्व, याद रखिएगा ये वही काल है जब मौर्य साम्राज्य खत्म होता है। 183 ईस्वी पूर्व के लगभग ये पंजाब के कुछ भाग को जीतता हुआ, यहाँ से कुछ पंजाब के कुछ भाग को जीतता हुआ, ये पूरा इलाका तो पाकिस्तान का क्षेत्र भी भारत में था, तो ये इलाके जीतते हुए ये सियालकोट पहुंच जाता है। और ये प्रथम व्यक्ति था जब ये जीत के सियालकोट को ये अपनी राजधानी बनाता है, जिसे साकल कहा जाता था। इसने साकल, लिख लीजिए, साकल को राजधानी बनाया। साकल को इसने राजधानी बनाया, जिसे सियालकोट पाकिस्तान में उसको राजधानी बनाता है। उसके बाद ये भारतीय राजा की उपाधि धारण करता है। ये जो है भारतीय राजा की उपाधि धारण करता है। भारतीय राजा की उपाधि धारण करता है। और उसके बाद ये उपाधि के बाद ये खरोष्ठी और यूनानी, फिर ये उपाधि के साथ ही ये खरोष्ठी और यूनानी लिपियों के सिक्के चलवाता है। खरोष्ठी और यूनानी लिपि के ये सिक्के जारी करता है, चलवाता है, सिक्के चलवाता है। उसके बाद ये भारत के कुछ और हिस्सों को जीतता है।
साकल जब डेमेट्रियस के बाद जब दूसरा शासक आता है यूक्रेटाइड्स नाम था, एक शासक आता है यूके यूक्रे यूक्रेटाइड यूक्रेटाइड जब ये शासक बनता है तो ये भी भारत के कुछ और हिस्सों को जीतता है। फिर ये राजधानी बनाता है तक्षशिला को, ये तक्षशिला को राजधानी बनाता है, तक्षशिला को ये राजधानी बनाता है यूक्रेटाइड। जो बैक्ट्रिया था जहां से यवन आए थे वहां पर धीरे धीरे यवनों का शासन खत्म होता है और जो अंतिम शासक होता है बैक्ट्रिया में यवनों का, बैक्ट्रिया में जो यवनों का अंतिम शासक होता है, अंतिम शासक जो था वो हेलियोक्लीज था, हेलियोक्लीज बैक्ट्रिया में अंतिम शासक होता है और 125 ईस्वी के समथिंग ये शासन जो है वहां से बैक्ट्रिया से समाप्त हो जाता है, यानी 125 ईसा पूर्व के लगभग यमन का शासन जो है, यमन शासन समाप्त हो जाता है बैक्ट्रिया से। याद रखिएगा बैक्ट्रिया से समाप्त होता है यमन शासन 125 ईस्वी के लगभग और वहां पर जो है शकों का राज्य आ जाता है, जो बैक्ट्रिया में शकों का राज आ जाता है। एक जो सबसे प्रमुख शासक होता है हिंद यमन का वो मिनांडर होता है। जो बौद्ध साहित्य है मिलिंद पन्हों उसमें इसका उल्लेख है। तो मिनांडर के बारे में, मिनांडर जो होता है, मिनांडर ये 165 ईसा पूर्व से 145 ईस्वी पूर्व तक इसका शासन काल रहता है, लगभग 20 सालों तक शासन करता है। और ये एक तो ये सबसे प्रसिद्ध शासक होता है, ये सबसे प्रसिद्ध शासक होता है, सबसे प्रसिद्ध शासक होता है और ड्रेमेटियस कुल का था, जिस कुल का जो प्रथम शासक है वो था यवन शासक। मिनांडर को जो बौद्ध साहित्य है उसमें मिलिंद कहा गया है, मिनांडर है इसको बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है, बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य में इसे मिलिंद कहा गया है। और बौद्ध ग्रंथ जो मिलिंद पन्हों है उसके अनुसार ये बौद्ध अनुयायी था, उसके अनुसार ये बौद्ध था, मिनांडर बौद्ध था। और इसने जो दीक्षा ली थी वो दीक्षा ली थी नागसेन से, जो बौद्ध भिक्षु था नागसेन उससे दीक्षा ली थी। देखिए जो मिलिंद पन्हों यहाँ पे लिख लीजिए, याद रहेगा मिलिंद पन्हों, तो इसने नागसेन से दीक्षा ली थी। और जो मिलिंद पन्हों में है उसमें इसकी वाद विवाद है, बौद्ध धर्म के ऊपर वाद विवाद है। जो बौद्ध भिक्षु नागसेन और मिलिंद के बीच, जो मिनांडर था उसके बीच तर्क वितर्क किया गया है, उसका विवरण है उसमें।
जो मिलिंद था इसकी राजधानी जो थी वो भी इसने साकल रखी थी। राजधानी इसकी साकल थी यानी कि सियालपुर, जो राजधानी डेमेट्रियस की थी। इसने भी जो है सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित मिलता है। इसके जो सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर, जो सिक्के थे उन सिक्कों पर धर्म चक्र अंकित मिलता है। ये कुछ रेयर से जो टॉपिक बनते हैं धर्म चक्र वाले हिस्से हो गए, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। यही वो पहला शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए। इंपॉर्टेंट है, इसने सोने के सिक्के चलवाए। कहा जाता है कि सब भारत में सबसे सोने के सिक्के जो चलवाए थे वो उन्होंने चलवाए थे, तो इसने सोने के सिक्के चलवाए। चांदी के सिक्कों के लिए द्रम, जो चांदी के सिक्के होते थे, चांदी के सिक्कों के लिए द्रम शब्द का प्रयोग किया जाता था। ये जो है ये यवन भाषा का शब्द है, ये यवन भाषा का शब्द है। फिर जो इस वंश का सबसे अंतिम शासक होता है वो हार्मियस था। हार्मियस इस वंश का अंतिम शासक होता है। ये यूक्रेटाइड्स वंश से था, ने भी देखा था यूक्रेटाइड्स को। यूक्रेटाइड वंश टाइड्स वंश से था। इसकी मृत्यु के साथ ही यवनों का शासन लगभग जो 200 वर्षों तक चला वो खत्म हो। और जो एक आप देखेंगे जो भागभद्र था उसके दरबार में एक हेलियोडोरस आता है जो शुंग वंश से संबंधित है। जो हेलियोडोरस था हेलियोडोरस जो था वो इस वंश का जो सबसे प्रतापी शासक था, ये यूक्रेटाइड्स वंश का। एंतियाल कीडस जो था, एंतियाल कीडस ये सबसे प्रतापी शासक था यूक्रेटाइड्स वंश का। इसका राजदूत था हेलियोडोरस, इसका राजदूत था। किसका राजदूत था? एंटियोकिलस का। इसे भेजा गया था भागभद्र के दरबार में आया था। ये भागभद्र के दरबार में आया था, जिसने जो भागभद्र था उससे फिर भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और इसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया था, ये हमने पढ़ा। तो यूनानियों की जो प्रमुख बातें हैं वो यूनानियों की प्रमुख यूनानियों ने से हमें क्या मिला या कौन सी परंपरा इन्होंने प्रारंभ की। तो पहला था कि इन्होंने राजत्व का दैवीय सिद्धांत प्रारंभ किया, जो कि राजा जो है ईश्वर के समान जाके दिए, राजा को ईश्वर ने भेजा है। ये होता है राजत्व का दैवीय सिद्धांत। राजत्व का दैवीय सिद्धांत। दूसरा इन्होंने दिया वो सांचों से सिक्कों के निर्माण की विधि। पहले क्या होता था, आहत सिक्के बनाए जाते थे टप्पा मार के, जैसे कि कोई धातु होती थी उसके ऊपर दबा दिया जाता था तो उस छाप जो पड़ जाती थी वो मान्य होती थी, मुद्रा हो जाती थी। लेकिन इन्होंने जो है सांचे में ढालकर सांचों से
सिक्कों के निर्माण की विधि दी। सांचों में अब आराम से सिक्के धातु डाल देते थे और वो एक ही तरह से निर्मित हो जाते थे। तो इन्होंने सांचों से जो है सिक्कों के निर्माण की विधि दी। मुद्राओं पर जो राजा का नाम, चित्र और जो तिथि उस समय अंकित की जाती थी वो इन्होंने प्रारंभ की। मुद्राओं पर नाम, चित्र व तिथि जो अंकित की जाती थी, तिथि का अंकन ये यूनानियों ने शुरू किया। इसके बाद इन्होंने काल गणना यूनानियों के समय से शुरू हो जाती है। यहाँ से शुरू हो जाता है काल गणना। संवत का प्रयोग शुरू होता है। संवत का प्रयोग शुरू होता है। सप्ताह के जो 7 दिन है ना, ये यूनानियों की देन है। सप्ताह के 7 दिन, सात नहीं 7 दिन। जो 12 राशियां आप डेली अखबारों में पढ़ते हैं, जो 12 राशियां होती हैं, कुंभ, मेष, लग्न, वृष जो भी होती है, हेलिस्टिक कला का इन्होंने विकास किया। इसके अलावा जो पर्दा प्रथा का यानी यवनिका जो रंगमंच पर भारतीय ये रंगमंच पर यवनिका यानी कि पर्दा जो है इसका शुभारंभ किया गया। पर्दा का शुभारंभ। तो ये कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें यूनानियों की प्रमुख देन थी। यूनानी शासन, जो यूनानी शासकों के बाद जब इनका अंत हुआ, हमने बताया कि इनके अंत का कारण था कि उस समय बैक्टीरिया से इनका शासन खत्म हो रहा था। वहां पर शकों का राज आ गया था। तो शक जो है धीरे धीरे अब भारत में भी आएंगे। तो यूनानियों के बाद, क्योंकि वहां पर बैक्टीरिया में जब यूनानियों का शासन खत्म हो गया, तो अब उस शकों का शासन वहां स्थापित हो गया। तो शक अब धीरे धीरे भारत की तरफ भी